नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, सुप्रभात। नया सवेरा नई किरण के साथ, नया दिन नई आशा के साथ। किसान भाइयों, हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो हमारे जहन में एक बात ज़रूर आती है कि ये कार्य सफल होगा या नहीं होगा। लेकिन सफलता का मूल मंत्र है कि हम उन सभी कारणों को भूल जाएं कि ये कार्य नहीं होगा। केवल एक अच्छा कारण खोजें कि ये कार्य सफल कैसे होगा, फिर देखें हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। किसान भाइयों, हमारे आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे R&D की खेती के बारे में। R&D उत्पादन में भारत का प्रमुख स्थान है, जिसमें सबसे ज़्यादा R&D की खेती गुजरात में की जाती है। अगर R&D की खेती आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से की जाए तो अधिक से अधिक उत्पादन मिल सकता है। इस बारे में और जानने के लिए देखते हैं कृषि मंत्रालय द्वारा निर्मित फिल्म R&D की वैज्ञानिक खेती। भारत R&D के उत्पादन में पूरे विश्व में प्रथम स्थान रखता है। इसका मुख्य श्रेय गुजरात कृषि विश्वविद्यालय के सरदार कृषि नगर कैंपस के मुख्य R&D संशोधन केंद्र को जाता है। वैसे तो हमारे देश में गुजरात के अलावा आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा में भी R&D की खेती की जाती है। भारत के इन राज्यों में R&D की जितनी खेती की जाती है, उसकी 50% खेती अकेले गुजरात राज्य में की जाती है। जबकि देश में R&D के कुल उत्पादन का 80% उत्पादन अकेले गुजरात में होता है, जबकि पूरे देश का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सिर्फ 900 किलोग्राम है। तो आइए दोस्तों, आज हम R&D की वैज्ञानिक खेती पद्धति के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। गुजरात कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई R&D की संकर किस्में पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। सन 1968 में विश्व में सर्वप्रथम गुजरात संकर R&D 3 यह किस्म तैयार की गई। उसके बाद R&D की कई प्रकार की संकर किस्में विकसित की गईं, जिनमें से GAU CH1 किस्म बहुत प्रचलित हुई। इसके पश्चात गुजरात संकर R&D 2 किस्म सिंचित और असिंचित क्षेत्रों के लिए तैयार की गई, जिसमें जड़ों को सड़ने से बचाने की क्षमता है। इसके पश्चात गुजरात संकर R&D 4 किस्म तैयार की गई, जिसमें फसल को सुकारा यानी कि विल्ट नामक रोग से बचाने की क्षमता है। जिन क्षेत्रों में R&D की फसल बिना सिंचाई लेनी हो, वहां किसानों की आर्थिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए गुजरात R&D 2 नामक स्थायी किस्म विकसित की गई। गुजरात कृषि विश्वविद्यालय द्वारा इस किस्म का उपयोग करने से किसानों को हर साल नया बीज खरीदना नहीं पड़ता। गुजरात कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सबसे अंत में गुजरात संकर R&D 5 और गुजरात संकर R&D 6 किस्में विकसित की गईं, जिनसे R&D का उत्पादन प्रति हेक्टेयर करीब 2800 किलोग्राम होता है। इतना ही नहीं, गुजरात संकर R&D 5 किस्म में फसल को सुकारा रोग से बचाने की क्षमता है। इसी प्रकार ये किस्म जड़ सड़न और फसलों को चूस कर नष्ट करने वाले कीटाणुओं से रक्षा करने में समर्थ है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई के पानी की कमी हो या देर से बुआई करनी हो, इन दोनों ही परिस्थितियों में यह किस्म अनुकूल है। गुजरात संकर R&D 6 किस्म जड़ सड़न के रोग का सामना करने की ज्यादा क्षमता रखती है। R&D की खेती के लिए रेतीली, मध्यम काली, दोमट और अच्छे जल निकास वाली जमीन अनुकूल रहती है। कम या मध्यम अम्लीय जमीन पर भी R&D की खेती की जा सकती है, किंतु चिकनी काली जमीन में और जिन खेतों में पानी भरा रहता हो, ऐसी जमीन में R&D की खेती कभी नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार क्षारीय जमीन में भी R&D की खेती कम ही पनपती है। R&D की फसल में अगर सिंचाई की कमी रह गई हो तो भी ये फसल खड़ी रहती है। इसलिए जिन क्षेत्रों में सिंचाई के पानी की कमी हो, ऐसे सूखे क्षेत्रों में भी ये फसल आसानी से ली जा सकती है। ये फसल ज्यादा ठंड या गर्मी सहन नहीं कर सकती है। फसल के लिए जमीन तैयार करते समय प्रति हेक्टेयर 25 गाड़ी गोबर की खाद खेत में डालना चाहिए। अगर गोबर खाद उपलब्ध न हो तो R&D या सरसों की खल को भी खेत में डाला जा सकता है, जिससे उत्पादन ज्यादा मिलता है।
और खेतों की उर्वरक शक्ति भी बनी रहती है। अरंडी की बिना सिंचाई वाली फसल लेने के लिए क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग मात्रा में रासायनिक खाद देना चाहिए। जैसे उत्तर गुजरात के क्षेत्रों में अरंडी की बिना सिंचाई वाली फसल लेने के लिए प्रति हेक्टर 40 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम फास्फोरस देना चाहिए। जबकि सौराष्ट्र क्षेत्र में अरंडी की बिना सिंचाई वाली फसल लेने के लिए प्रति हेक्टर 40 किलोग्राम नाइट्रोजन और 30 किलोग्राम फास्फोरस देना चाहिए। इसके अलावा भाल क्षेत्र में अरंडी की बिना सिंचाई वाली फसल लेने के लिए प्रति हेक्टर 25 किलोग्राम नाइट्रोजन देना चाहिए। वैसे अरंडी की बिना सिंचाई वाली फसल लेने के लिए तमाम रासायनिक खाद बुआई के समय खेत में डालना चाहिए। अरंडी की सिंचाई वाली फसल लेने के लिए प्रति हेक्टर 120 किलोग्राम नाइट्रोजन और 50 किलोग्राम फास्फोरस डालना चाहिए, जिसमें से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन और पूरा फास्फोरस बुआई के वक्त खेत की कतारों के अनुसार डालना चाहिए। यदि जमीन की जांच करने पर सल्फर की मात्रा में कमी पाई जाए तो प्रति हेक्टर 20 किलोग्राम सल्फर देने के लिए 125 किलोग्राम जिप्सम यानी कि चिरोड़ी फसल के लिए जमीन तैयार करते समय खेत में डालना चाहिए। उत्तर गुजरात में अरंडी की फसल की असफलता से बचने के लिए अरंडी की फसल की 2 कतारों के बीच एक कतार तिल, मूंग, उड़द या मूंगफली की फसल उगाई जा सकती है। इसके अलावा सौराष्ट्र क्षेत्र में मूंगफली की फसल की 3 या 6 कतारों के बीच एक कतार अरंडी की फसल उगाई जा सकती है। अरंडी की बिना सिंचाई वाली फसल लेने के लिए बरसात होने के तुरंत बाद बुआई कर देनी चाहिए। बुआई में देरी करने से पैदावार भी कम होती है। सिंचाई वाली फसल की बुआई 1 जुलाई से 15 अगस्त के बीच कर देनी चाहिए, जिसमें गुजरात संकर अरंडी 2 किस्म की बुआई जुलाई के मध्य में, गुजरात संकर अरंडी 4 किस्म की बुआई अगस्त के मध्य में, गुजरात संकर अरंडी 5 किस्म की बुआई 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच कर देनी चाहिए। अरंडी की बिना सिंचाई की फसल की 2 कतारों के बीच 90 सेंटीमीटर तथा कतारों में 2 पौधों के बीच 45 सेंटीमीटर के अंतर पर बुआई करनी चाहिए। जबकि हल्की जमीन में सिंचाई वाली फसल लेनी हो तो 2 कतारों के बीच 90 सेंटीमीटर तथा कतारों में 2 पौधों के बीच 60 सेंटीमीटर के अंतर से बुआई करनी चाहिए। अगर उपजाऊ जमीन में सिंचाई वाली फसल लेनी हो तो 2 कतारों के बीच 120 सेंटीमीटर तथा कतारों में 2 पौधों के बीच 60 सेंटीमीटर के अंतर पर बुआई करनी चाहिए। गुजरात संकर अरंडी 5 किस्म के पौधों का अधिक विकास होने से फसल की 2 कतारों के बीच 150 सेंटीमीटर तथा कतारों में 2 पौधों के बीच 75 सेंटीमीटर का अंतर रखकर बुआई करनी चाहिए। खेत में हाथ से बुआई करने के लिए प्रति हेक्टर 5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है, जबकि सीड ड्रिल से बुआई करने के लिए प्रति हेक्टर 8 से 10 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। बुआई के 20 दिनों के बाद जिस जगह बीज का अंकुरण न हुआ हो वहां दोबारा बीज बोना चाहिए, जिससे पैदावार में कमी न हो। अगर ऐसा लगे कि एक ही जगह पर अधिक पौधे उग आए हैं तो पौधों को सावधानी से कम करके उनमें उपयुक्त दूरी बनानी चाहिए, जिससे पौधों का पूरी तरह से विकास हो सके। अरंडी की फसल को बुआई के 60 दिनों तक खरपतवारों से मुक्त रखना चाहिए। इसके लिए 2 से 3 बार अंतर जुताई और 30वें व 60वें दिन 2 बार हाथ से निराई करनी चाहिए। अरंडी की फसल में 60 दिनों के बाद जब बाली आ जाए तो उसके बाद अंतर जुताई नहीं करनी चाहिए। जब तक बरसात हो तब तक फसल को सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है। बरसात बंद होने के बाद जमीन की नमी संग्रह शक्ति के आधार पर 7 से 8 बार सिंचाई की जरूरत पड़ती है, जिसमें पहली बार सिंचाई बरसात बंद होने के हर 15 दिन के बाद और बाकी की सिंचाई उसके बाद 20 दिन के अंतर से करनी चाहिए। अगर सिंचाई के लिए पानी उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध न हो और सिर्फ एक ही बार सिंचाई की जा सकती हो तो उस परिस्थिति में फसल को 75वें दिन पानी देना लाभदायक है।
मध्य गुजरात की जमीन में नमी संग्रह शक्ति अधिक होने के कारण फसल को सिर्फ 4 बार सिंचाई की जरूरत पड़ती है। इसलिए मध्य गुजरात में बरसात बंद होने के 40 दिन के बाद पहली सिंचाई करनी चाहिए, जबकि दूसरी सिंचाई पहली सिंचाई के 20 से 25 दिन पश्चात करनी चाहिए। बाकी की तीसरी और चौथी सिंचाई 30 दिनों के अंतर से देनी चाहिए। अगर पानी की ज्यादा कमी हो तो ऐसे क्षेत्रों में ड्रिप सिंचाई पद्धति से फसल की सही समय के अंतराल से सिंचाई करनी चाहिए। अरंडी की सिंचाई वाली फसल में बुआई के 40 दिनों के बाद प्रति हेक्टर 40 किलोग्राम नाइट्रोजन और फिर से उतना ही यानी कि 40 किलोग्राम नाइट्रोजन बुआई के 70 दिन के बाद देना चाहिए। अरंडी की फसल में सुकारा, जड़ सड़न, झुलसा और लीफ स्पॉट के रोग देखने में आते हैं, जिसमें सुकारा व जड़ सड़न के रोग से फसल को बहुत नुकसान होता है। सुकारा को अंग्रेजी में विल्ट भी कहते हैं। सुकारा रोग फ्यूजेरियम नामक फफूंद से होता है। ये फफूंद जड़ के द्वारा पौधों में प्रवेश करती है और पौधों को बढ़ने से रोकती है। इस फफूंद के लगने से पौधों की जलवाहिनी बंद हो जाती है, जिससे पानी पौधे के पत्तों और अन्य जगहों पर नहीं पहुंच पाता है और फसल नष्ट होने लगती है। सुकारा रोग की शुरुआत में पत्ते चड़मड़ाए हुए लगते हैं। पत्तों का रंग तांबे के जैसा होने लगता है। बाद में ये पत्ते धीरे धीरे सूखने लगते हैं और फिर गिर जाते हैं। कई बार पौधों में आंशिक रूप से रोग लगता है, तब पौधों की कुछ ही डालियां सूखने लगती हैं। कुछ समय बाद सभी पत्ते सूख कर गिर जाते हैं और ये पौधे मर जाते हैं। अगर रोग युक्त पौधों को चीर कर देखा जाए तो इनके अंदर जलवाहिनी में फफूंद का विकास दिखाई देता है, जो पौधों के विनाश का कारण है। इस प्रकार जड़ सड़न का रोग भी मैक्रोफोमिना फेजियोलिना नामक फफूंद से होता है। इसको अंग्रेजी में रूट रोट भी कहते हैं। रोग बढ़ने के साथ पौधों के जमीन के ऊपरी हिस्से में छोटे छोटे काले धब्बे दिखाई देते हैं। रोग की तीव्रता बढ़ने के साथ बड़े धब्बे डालियों के ऊपर भी देखने को मिलते हैं। साथ ही पत्ते चड़मड़ाकर गिर जाते हैं और पौधा पूरी तरह से सूख जाता है। ऐसे रोगी पौधों को आसानी से जमीन में से खींचा जा सकता है। इस रोग से ग्रस्त पौधों के तने से छाल को सरलता से अलग किया जा सकता है। तने से छाल को अलग करते ही अंदर जाली जैसा आवरण दिखाई देता है। अरंडी की फसल में 2 प्रकार के रोग सुकारा व जड़ सड़न की तुलना करें तो जड़ सड़न के रोग से ग्रस्त पौधों के तने से छाल को सरलता से अलग किया जा सकता है और तने से छाल को अलग करते ही अंदर जाली जैसा आवरण दिखाई देता है, जबकि सुकारा रोग से ग्रस्त पौधों के तने से छाल को अलग नहीं किया जा सकता है। जड़ सड़न के रोग से ग्रस्त पौधों को जमीन में से आसानी से खींचकर निकाला जा सकता है, जबकि सुकारा रोग से ग्रस्त पौधों को जमीन में से आसानी से खींचकर नहीं निकाला जा सकता। फफूंद से होने वाले सुकारा और जड़ सड़न के रोग की फफूंद जमीन में होने की वजह से फसल के ऊपर दवा छिड़क कर इस रोग पर काबू नहीं पाया जा सकता। इस रोग पर नियंत्रण पाने के लिए नंबर 1, कम से कम 3 साल तक फसल की फेर बदल करते रहना चाहिए। ऐसे खेत में बाजरी और ज्वार की खेती अवश्य करनी चाहिए। नंबर 2, फसल पैदा होने के बाद गर्मी के दिनों में खेत में गहरी जुताई करके खेतों को तपने देना चाहिए। नंबर 3, जमीन में गोबर खाद डालनी चाहिए। नंबर 4, जड़ सड़न के रोग की प्रतिकारक शक्ति वाले बीज गुजरात संकर अरंडी 2 और गुजरात संकर अरंडी 6 तथा सुकारा रोग प्रतिकारक शक्ति वाले गुजरात संकर अरंडी 4 व गुजरात संकर अरंडी 5 किस्म के बीज की बुआई करनी चाहिए। नंबर 5, बीज को फफूंद नाशक दवा से उपचारित करना चाहिए। इसके लिए 1 किलोग्राम बीज में 1 ग्राम बाविस्टीन या 3 ग्राम थायरम दवा मिलानी चाहिए। नंबर 6, रोगग्रस्त पौधों को जड़ से उखाड़कर जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। नंबर 7, जड़ सड़न के रोग पर नियंत्रण पाने के लिए भाद्रपद महीने में बरसात न आए और गर्मी खूब पड़ती हो तब सिंचाई कर देनी चाहिए।
नंबर 8, अंत में कटाई के बाद फसल को खेतों में से दूर कर देना चाहिए, जिससे खेत में फैली फफूंद की मात्रा कम हो सके। झुलसा रोग को अंग्रेजी में ब्लाइट भी कहते हैं। झुलसा रोग की शुरुआत में पत्तों के ऊपर भूरे रंग के छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं। धीरे धीरे ये धब्बे पूरे पत्ते पर छा जाते हैं। थोड़े समय के बाद पत्ते ऐसे दिखने लगते हैं जैसे उनमें आग की लपटें उठ रही हों। बाद में ये पत्ते धीरे धीरे सूखने लगते हैं और गिर जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन घट जाता है। इसी प्रकार पत्तों को सुखा देने वाला थर्कोस्पोरा नामक फफूंद से होने वाला लिफ स्पॉट नामक रोग भी अरंडी की फसल में होता है। इस रोग की शुरुआत में पत्तों के ऊपर पानी की बूंद जैसे छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं। धब्बे बड़े होने के साथ उनके बीच में सफेद रंग का बिंदु दिखाई देता है। थोड़े समय के बाद ये धब्बे भूरे रंग में परिवर्तित होकर एक दूसरे से मिलकर पत्ते को सुखा देते हैं। इस रोग की शुरुआत पत्तों के किनारों से होती है। झुलसा और लिफ स्पॉट रोग पर नियंत्रण पाने के लिए रोग की शुरुआत होते ही 10 लीटर पानी में 25 ग्राम मैंकोजेब दवा मिलाकर फसल पर छिड़काव कर देना चाहिए। उसके बाद इसी दवा का छिड़काव हर 15 दिनों के अंतर से 2 बार और करना चाहिए। अरंडी की फसल में मुख्य रूप से जेसीड, थ्रिप्स, सफेद मक्खी, लीफ माइनर, डोडा इल्ली, घोड़ा इल्ली, लश्करी इल्ली तथा चूसने वाले कीटाणुओं का आक्रमण देखने में आता है। ये कीट पौधों के कोमल पत्तों, डाली, फूल और दानों से रस चूसकर या उन्हें कुतरकर फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे फसल के उत्पादन में कमी आती है। जेसीड तिरछे चलते हैं और वे पत्ते के नीचे की सतह पर रहकर उसका रस चूसते रहते हैं। जब ये पत्तों का ज्यादा रस चूस लेते हैं तो पत्ते चढ़मड़ाकर सूख जाते हैं और पत्ते कटोरी नुमा बन जाते हैं तथा डालियां सूखने लगती हैं। जेसीड पर नियंत्रण पाने के लिए 10 लीटर पानी में 10 मिलीलीटर डायमिथोएट या 10 मिलीलीटर मिथाइल ओ डिमेटोन या 10 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफोस दवा मिलाकर इस घोल का छिड़काव करना चाहिए। थ्रिप्स भूरे रंग का पतली सलाई के समान होता है। ये कीट पत्ते के ऊपर रहकर उसका रस चूसते हैं, जिससे पत्तों के ऊपर अलग अलग आकार के धब्बे पड़ जाते हैं। धीरे धीरे पत्ते चढ़मड़ा जाते हैं। थ्रिप्स पर नियंत्रण पाने के लिए 10 लीटर पानी में 10 मिलीलीटर मिथाइल ओ डिमेटोन या 20 मिलीलीटर एंडोसल्फान दवा मिलाकर इस घोल का छिड़काव करना चाहिए। लीफ माइनर नामक इल्ली पत्तों की सतह के अंदर घुसकर पत्ते के क्लोरोफिल को कुतरकर टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बना देती है। लीफ माइनर पर नियंत्रण पाने के लिए 10 लीटर पानी में 20 मिलीलीटर फोजेलोन या 20 मिलीलीटर क्विनालफोस या 5 मिलीलीटर साइपरमेथ्रिन दवा मिलाकर इस घोल का छिड़काव करना चाहिए। डोडा इल्ली शुरुआत में पौधों के अग्रभाग को खा जाती है। जब फसल में डोडे आ जाते हैं तब ये इल्ली डोडों में बैठकर बीज खा जाती है। नवंबर महीने में ये इल्ली ज्यादा दिखाई देती है। इसके उपद्रव से डोडे में जाले दिखाई देते हैं। नमी वाले वातावरण में इसका आक्रमण ज्यादा देखने में आता है। डोडा इल्ली पर नियंत्रण पाने के लिए 10 लीटर पानी में 10 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफोस या 5 मिलीलीटर DDVP दवा मिलाकर इस घोल का छिड़काव करना चाहिए। घोड़ा इल्ली खूब खाने वाली यानी कि पेटू होती है। ये इल्ली अगस्त और सितंबर महीने में फसल को नुकसान पहुंचाती है। चलते वक्त इस इल्ली के बीच का भाग अर्धगोलाकार घोड़े जैसा दिखाई देता है, इसीलिए इसका नाम घोड़ा इल्ली पड़ा है। ये इल्ली मुख्य नस छोड़कर पत्ते का पूरा भाग खा जाती है, जिससे पौधे का सिर्फ डंठल भर रह जाता है। घोड़ा इल्ली पर नियंत्रण पाने के लिए इसे बीन कर नष्ट कर देना चाहिए। अगर इस इल्ली की मात्रा बढ़ जाए तो 10 लीटर पानी में 20 मिलीलीटर क्विनालफोस या 20 मिलीलीटर एंडोसल्फान या 40 ग्राम कार्बोरिल दवा मिलाकर इस घोल का छिड़काव करना चाहिए। अगर इस इल्ली का उपद्रव ज्यादा बढ़ जाए तो प्रति हेक्टेयर 25 किलोग्राम क्विनालफोस 1.5% पाउडर का छिड़काव करना चाहिए। लश्करी इल्ली यानी कि प्रोडेनिया। लश्करी इल्ली दिन के समय छाया वाली जगह या जमीन की दरार में घुस जाती है और रात्रि के समय बाहर आकर पत्ते खाने लगती है। लश्करी इल्ली पर नियंत्रण पाने के लिए प्रति हेक्टर 5 से 6 फेरोमोन ट्रैप लगाना चाहिए।
फेरोमोन ट्रैप में पकड़े हुए नर पुख्त को नष्ट कर देना चाहिए, जिससे अंडों में से इल्ली कम पैदा हो। अंडों या इल्लियों के समूह वाले पत्तों को काट कर नष्ट कर देना चाहिए। अगर प्रति 20 पौधों में से 10 इल्ली दिखाई दे तो 10 लीटर पानी में 20 मिलीलीटर एंडोसल्फान या 5 मिलीलीटर DDVP दवा मिलाकर इस घोल का छिड़काव करना चाहिए। अगर ये इल्लियां बढ़ जाएं तो 10 लीटर पानी में 10 मिलीलीटर क्लोरोपायरिफोस दवा मिलाकर इस घोल का छिड़काव करना चाहिए। जैविक नियंत्रण करने से जंतुनाशक दवा पर्यावरण में नहीं मिलती, जिससे प्रदूषण पर भी अंकुश लगता है। इसके लिए खेतों में ट्राइकोग्रामा नामक कीटों के कार्ड रख देने चाहिए। इन कार्डों में से निकली भंवरियां अरंडी में लगने वाले कीटों के अंडों में अपना अंडा रख देती हैं, जिससे फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों के अंडों का नाश हो जाता है। इस प्रकार फसल को इल्लियों से बचाया जा सकता है। इसके उपरांत खेतों में क्राइसोपा कीट को छोड़ने से उसकी इल्लियां पोचे शरीर वाले कीट जैसे कि मोइला, थ्रिप्स, जेसीड जैसे कीटों का भोजन करती है। इस प्रकार से कीट पर नियंत्रण करने में मदद मिलती है। खेतों में लेडी बर्ड बीटल, मिलीबग और विभिन्न प्रकार के पक्षियों द्वारा भी कीटों पर नियंत्रण होता है, इसलिए इनकी संख्या हमेशा खेतों में बनी रहनी चाहिए। इस प्रकार कीट नियंत्रण करने की विविध पद्धतियां जैसे कि खेत पद्धति, यांत्रिक पद्धति, जैविक पद्धति और रासायनिक पद्धति के समन्वय से कीट का संकलित नियंत्रण करने से असरकारक कीट नियंत्रण होता है। कटाई। बुआई के करीब 90 से 100 दिनों के बाद बाली पककर फसल काटने लायक बनती है। अगर बाली में आधे दाने पक जाएं और बाकी के दाने पीले दिखाई दें तो बाली को काट लेना चाहिए। कटी फसल को खलिहान में 10 से 15 दिनों तक सूखने के लिए रख देना चाहिए। इसके बाद इसे लकड़ी से झाड़कर डोनों को अलग कर देना चाहिए। अब इन डोनों में से हाथ की मशीन से या थ्रेशर से दानों को अलग कर लेना चाहिए। तेल की मिलों द्वारा अरंडी का तेल निकलवाया जा सकता है। अरंडी का तेल पाउडर, ग्लिसरीन, केमिकल्स और अन्य उपयोगी वस्तुएं बनाने में काम आता है। अरंडी के तेल में चिकनापन ज्यादा होने की वजह से यह तेल मशीनों के कलपुर्जों में डालने के काम आता है। कॉस्मेटिक, मोम, दवा, रासायनिक रंग वगैरह बनाने के लिए भी अरंडी का तेल काम में लाया जाता है। अरंडी की खल से छपाई वाला कागज, हार्डबोर्ड, पुट्ठे वगैरह तैयार किए जा सकते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाला साबुन भी अरंडी के तेल से बनाया जाता है। अरंडी के तेल को ट्रैक्टर, मोटर, हवाई जहाज वगैरह में लुब्रिकेंट के लिए डाला जाता है। दुनिया में अरंडी का बहुत महत्व है। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में,
बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। किसान भाइयों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर लिखें। साथ ही अपने सुझाव और समस्याएं हमें पत्र लिखकर भेज सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshandd@gmail.com। तो अब दीजिए इजाज़त, सोमवार को आपसे फिर रूबरू होंगे कृषि जगत से जुड़ी ढेर सारी जानकारियाँ लेके। तब तक के लिए नमस्कार।